92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि नायक की जिंदगी उसकी पत्नी के साथ अच्छे से बीत रही है कि अचानक एक फोन कॉल आता है। सेनोरिटा, टीपू सुल्तान और हबीबगंज स्टेशन जैसे नामों को लेके उसके लिए उत्सुकता का सबब बनी फोन वाली लड़की निहारिका सिंह पटेल है, जो जिले की नई महिला कलेक्टर बन के आई है। उसने उसको कुछ रहस्यमयी फोन कॉलों के बाद मिलने के लिए बुलाया है। अब सुनते हैं मेरी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह द्वारा लिखी गई इस कहानी का दूसरा हिस्सा, सेनोरिटा पार्ट 2। डीएम का आवाज था तो सुरक्षा तो रहती है। मैं धीरे धीरे सुरक्षा कमरे की ओर बढ़ा। मुझे देखते ही मुख्य सुरक्षा कर्मी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने मुझसे कहा, किससे मिलना है? मैं थोड़ा नर्वस था, वरना कह देता कि डीएम के ऑफिस में एसपी से मिलने थोड़ी आए। मैंने कहा, मैडम से मिलना है। मेरे शहर का यही दस्तूर था कि जिले की महिला जिलाधिकारी को पूरा शहर मैडम कहता था। मैडम निहारिका सिंह पटेल। मेरे जहन में कल्पना चावला छात्रावास की यादों की कतरनें तैरने लगी। किससे मिलना है? हॉस्टल के वॉचमैन बब्बू भैया ने पूछा था। क्या बब्बू भैया, आप तो जानते हैं मेरा रोज का आना जाना है। हाँ, रोज का है तभी तो थोड़ा डांट के पूछते हैं। रोज इस हॉस्टल के बाहर खड़े रहोगे तो एक दिन अपने भी हॉस्टल के बाहर खड़े मिलोगे। पढ़ो जो करने आए हो। अब आप सुबह सुबह ज्ञान मत दीजिए, रजिस्टर दीजिए, हमको एंट्री करनी है। मैंने जिलाधिकारी आवास के सुरक्षा कर्मी से रजिस्टर लिया तो लगा बब्बू भैया से वही पुराने वाक्य कहते हुए रजिस्टर ले रहा हूं। मैंने दस्तखत किए और आगे की ओर बढ़ गया। मैं रास्ते के बीचों बीच चल रहा था। दोनों तरफ गमले रखे हुए थे। गमले की मिट्टी गीली थी। लगता था कि सुबह सुबह तरी की गई है। हॉस्टल के गमलों की भी तरी की जाती थी। डीएम आवास तक जाने वाला रास्ता आज मुझे कल्पना चावला छात्रावास तक जाने वाला रास्ता लग रहा था। मैं सधे कदमों से दबे पांव जा रहा था, मानो डीएम से मिलने नहीं बल्कि कुछ चुराने जा रहा हूं। दिल जेम्स वॉट का भाप वाला इंजन हो गया था। इस तरह धुक धुक कर रहा था मानो टेस्ट रन पे रखा गया हो। मैं डीएम आवास के बरामदे में था। अर्दली बाहर कुर्सी पे बैठा मेरी तरफ देख रहा था। उसने भी वही राग अलापा जो कल्पना चावला छात्रावास की वार्डन अलापती और पूछती थी, किससे मिलना है? मैं कहता कि गर्ल्स हॉस्टल के कॉमन रूम तक आ गया हूं तो जाहिर सी बात है कि आपसे तो नहीं मिलना है। सरकारी चीजों से मुझको इसी वजह से चिढ़ होती है कि हर कोई इतना अधिकार जताता है मानो उसी का दद्दा परदादा सब छोड़ गया, बाकी सब तो अचार डाल रहे। मैंने अर्दली से कहा, मैडम ने बुलाया। उसने पूछा, किस लिए? अब आप ही बताइए कि मैं इसको क्या जवाब दूं। क्या इसको बता दूं कि तुम जिस मैडम के कमरे का पंखा इस बाहर टंगी रस्सी को खींच के चला रहे हो उसको मैं जानता हूं। तब से जब वो हवा में पतंग हुई फिरती थी और कहती थी कि अगर कहीं भटक जाऊं तो तुम बस कन्नी मार देना। मैंने अर्दली से कहा, भाई उन्होंने बुलाया है मुझको। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे क्या, वो मेरी चप्पलों को देख रहा था। मैंने भी कहा, देख लो, ज्यादा अच्छी लग रही हो तो रख भी लो ना। तभी घड़ी ने टन की आवाज की और एक एक करके 10 घंटे बच गए। यानी कल्पना चावला छात्रावास में मुलाकात का समय शुरू और डीएम साहिबा का जनता दरबार भी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना डीएम दफ्तर के दरबान और अर्दली कहानी के नायक को संदिग्ध नजरों से देख रहे थे और उसको लग रहा था कि उनको बता दे कि वो जिला कलेक्टर का क्या लगता है। सधे कदमों से कहानी का नायक अपनी दोस्त, जो अब डीएम बन चुकी हैं, उस निहारिका के दफ्तर के अंदर पहुंच गया। अब आगे। निहारिका मेरे सामने खड़ी थी।
नहीं 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 नहीं, IAS निहारिका सिंह पटेल मेरे सामने खड़ी थी। 5 फीट 5 इंच। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी लंबी लग रही है। हील पहन रखी होगी। नहीं, लेकिन साड़ी तो जमीन पे लथर रही है। हील से पैरों का हाल तो पता ही नहीं लग रहा है। क्या देख रहे हो? मैं सकपका गया। मैंने कहा, कुछ नहीं। आगे कट्टू हो जाता है। बड़ा ही साधारण सा दृश्य था जिसके बारे में बात करना कुएं में भांग पड़ जाने वाली उपमा होगी। मैं निहारिका के कमरे में था। जी हाँ, निहारिका सिंह पटेल के कमरे में। सोफे पे धंस गया था। वो सामने खड़ी थी। तो क्या किया जिंदगी के साथ? निहारिका ने उतने ही साधारण तरीके से पूछा। मैंने कहा, खाया पिया और शादी कर ली, और अब शादी के बाद मिलने वाली जिंदगी की ऐश कर रहा हूं, और क्या। मैं जिस सोफे पे धंसा था उसके बगल में एक प्रतियोगिता की मैगजीन रखी थी। मैंने उठा ली। कहा, अब क्यों पढ़ती हो उसको? मेरा इंटरव्यू आया है और उन्होंने बताया कि मेरी 15वीं रैंक इसी को पढ़ के आई है। निहारिका जोर जोर से हंसने लगी। उसके चेहरे के भाव मुड़ तुड़ कर एक नया चेहरा बना रहे थे। एक ऐसा चेहरा जो 10 साल पहले मुझको इलाहाबाद की गलियों में लेके जा रहा था। चौक बाजार की उन पुरानी बेंचों के इर्द गिर्द जमी धूल जैसे हमारी यादों से छंट रही थी। मैं और निहारिका एक रिक्शे पे बैठे कोठा पारचा से निकल रहे थे। सड़क थोड़ा ऊंची थी तो रिक्शे वाले ने उतर के खींचना सही समझा। उसकी सांसें फूल रही थीं। निहारिका को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं समझ गया था। समझ क्या गया था? समझने की कोशिश करते करते समझ गया था। करके देखिएगा कभी। समझने से बेहतर होती है समझने की कोशिश। मैंने ठेल ठाल के रिक्शे को ऊपर पहुंचा दिया। अब फिर उसके बगल में बैठ गया था। रिक्शा ढुलकने लगा था। देखो, हम अपना घर यहीं कहीं पुराने इलाहाबाद में बनाएंगे। सिविल लाइंस के सिविलाइज लोग मुझको अच्छे नहीं लगते। हनुमान मंदिर में भी आधा झुक के प्रणाम करते हैं। मैं तो सोचता हूं कि एक बार हनुमान जी आ जाएं गदा लेके और धम धम मारने लगे सबको। नकली भक्तों, पूरा आशीर्वाद तभी मिलेगा जब प्रार्थना पूरी होगी। हाँ, नहीं तो। लेकिन पुराने इलाहाबाद में जगह किधर है? निहारिका के एक सवाल पे मेरे लाखों के सपने पंचर हो जाते। मैं सोचता, हाँ, पुराने इलाहाबाद में जगह ही कहाँ है। कितना सुंदर होता अगर हम सड़क के किनारे घर बनाते। हर मौसम को, हर जीवन को अपने करीब से महसूस करते। गर्मियों में गऊ घाट में जमुना के किनारे, सर्दियों में गंगा के कछार में गोभी के फूल उगाते, और बरसात में बस चलते रहते, बस भीगते रहते। जो हार रहे हों उनको समझाते कि सब खत्म नहीं हुआ। जो थक गए हैं उनको बताते, तुम चूक नहीं गए, सब ठीक हो जाएगा। देखो, सड़क के उस पार नीम की परछाई में जो बुढ़िया बैठी है, उसने अपना जीवन इसी बिला पे काट दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। फैंटेसी कितनी खूबसूरत होती है ना निहारिका। मेरे हाथों को कोई जोर जोर से हिला रहा था। प्रतियोगिता की मैगजीन नीचे गिर गई। मैंने कहा, हाँ, तुम कुछ कह रही थी। उसने कहा, सपनों को जीना अच्छा है, लेकिन सपनों में जीना कम अच्छा है। तुम्हारी बीवी कैसी है? 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं। 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक अपनी कॉलेज के दिनों की साथी निहारिका सिंह, जो अब उसके जिले की DM बन गई हैं, उनसे मिलने आया है और अपने कॉलेज के पुराने दिनों में खो गया है। वो और निहारिका एक दूसरे के सामने थे, लेकिन चल रहे थे पुराने बिताए दिनों में। अब आगे। बीवी से याद आया कि सपनों के परे एक दुनिया होती है जहां आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही होती है, लाठी डंडे लेके। वो जो आपको याद दिलाती है कि सब्जी का झोला आपका इंतजार कर रहा है, बिजली का बिल और राशन की दुकान पर रोमांस को ठेंगा दिलाने वाला बिंब मेकअप करके बैठा है। निहारिका को देख के मैंने कहा, निक्की अच्छी है, प्यार करती है मुझसे। मैं सब्जी ले आता हूं और वो खाना बनाती है। गर्मियों में थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती है, लेकिन शादी के बाद मौसम के बदलने की फीलिंग उतनी होती है जितनी कैलेंडर बदलने की। निहारिका मुस्कुराई और बोली, कुछ खाओगे? मैं बोला, हाँ, क्यों नहीं। तुमसे मिलने की खुशी में मैं बिना खाए घर से निकल गया। क्या खाओगे? तुम्हारे शहर में नहीं हूं मैं, तुम बताओ, मैं मंगवा देती हूं। मैंने कहा, मेरे शहर में?
हाँ, मुझे याद आया, ये तो मेरा ही शहर था। मैंने कहा, तुम समोसे मंगवा दो और आलू की टिकिया भी, बड़ी सही मिलती है। निहारिका ने एक फोन घुमाया और मुझको बाहर के कंपाउंड से जीप के घुर घुर करने की आवाज सुनाई दी। ये वही निहारिका थी जिसकी एक आवाज पे शहर की दशा दिशा बदल सकती थी, और मैं, एक अदना सा बुकिंग क्लर्क, अब भी स्टेशनों के कोड और रिजर्वेशन फॉर्म देने में व्यस्त रहता हूं। मैं सोच रहा था कि इससे पूछूं कि मेरे बाद इसने क्या किया। पूछूं क्या मेरे मन बोला, चुप बुकिंग क्लर्क, औकात में रह। लेकिन मन की बात मन समझ जाता है, फिर वो बरसों पहले से ही क्यों न जुड़ा हो। तुम्हारे बाद इलाहाबाद ने मेरी जीने की और लड़ने की क्षमता को 10 गुना कर दिया था। निहारिका अब अपनी टेबल के पीछे रखी चेयर पे बैठ गई थी। ये जिलाधिकारी का मीटिंग रूम था, वहां जहां मैं अभी भी सोफे पे धंसा था, और वो आईएएस की तख्ती के उस पार बैठी थी। इतिहास में तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का निर्णय लिया। राजनीति सत्ता के सिद्धांत पे चलती है, मैंने इसको स्वसत्ता पे चलाने का निर्णय लिया। सत्ता किसी और के हाथों में क्यों? मैंने अरस्तु को पढ़ा, प्लूटो से बात की और चारवाक से दोस्ती। लेकिन मैंने अपनाया देकार्त को और समझी कि मैं सोचती हूं इसलिए मैं हूं। मैं भक्त की तरह निहारिका की बातें सुन रहा था। वो मुझे आनंदादायिनी, ज्ञान प्रबोधिनी, श्री श्री 1000 निहारिका लग रही थी। हूं ना मैं मूर्ख? जी हाँ, जिंदगी के सबसे कीमती बरस जिस लड़की के कंधे पे उतार के रख दिए हूं, अगर वो आपके सामने खड़ी सत्ता के सिद्धांत पे बात करे तो प्रवचन को पी लेने के अलावा आपके सामने कोई विकल्प नहीं होता। मैं सुनता रहा, निहारिका बोलती रही। मैं चलता रहा, निहारिका मुझको समझाती रही। मैं करता रहा, वो मुझको रोकती रही। मैं जाता रहा और वो रोती रही। मैं पाता रहा और वो खोती रही। मुझे क्यों समझ नहीं आया कि हम सब कुछ क्यों पा लेना चाहते हैं। हमें क्यों नहीं दिखता कि महत्वाकांक्षा की सड़क के हर साइन बोर्ड पे लिखा है कि रास्ता कहीं नहीं जाता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी के नायक की कॉलेज के दिनों की दोस्त अब उसी के जिले की जिलाधिकारी बन गई हैं। उसी निहारिका सिंह पटेल के पूछे जाने पे वो अपनी जिंदगी का एक एक ब्यौरा उसको दे रहा है। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि निहारिका ये सब क्यों पूछना चाह रही है, क्या मकसद है उसका। अब आगे। समोसे आ गए थे। मेरे सामने निहारिका का अर्दली प्लेट में 3 समोसे रख के गया था। मुझको लगा कि अर्दली को कैसे पता कि मैं 3 समोसे खाने के टोटके को पहले से करता आ रहा हूं। मुझे एक पल को भी नहीं लगा कि ये टोटका निहारिका ने करवाया होगा। मैंने समोसे खाते हुए निहारिका को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। बोली, कैसे हैं तुम्हारे शहर के समोसे? मैंने कहा, अच्छे हैं। लेकिन समोसों ने मुझको कहा कि तुम अच्छे नहीं हो यार। मुझे पता था मैं अच्छा नहीं हूं। जब निहारिका को सबसे अधिक मेरी जरूरत थी तब मैं उसको छोड़ के चला गया था। छोड़ना भी ऐसा कि जैसे पतझड़ पेड़ों को छोड़ के चला जाए। उन पेड़ों को जो ये उम्मीद लगाए बैठे हों कि इसके बाद हरी पत्तियां आएंगी। मुझे लगा कि निहारिका मुझसे बात कर रही हो कि बताओ, तुम तो स्टूडेंट यूनियन में सक्रिय होना चाहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ? इस जो के आगे का सब बहुत साधारण है दोस्तों। मैं एक निहायत ही स्वार्थी और परिवार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ आदमी हूं। निहारिका से शादी मेरे परिवार को मंजूर नहीं थी। यह बात मैंने खुद को बता दी थी क्योंकि मैं किसी और को बताने की हिम्मत नहीं करता था। प्यार एक समय के बाद अगर चलता फिरता ना रहे तो कपड़े का ढेर लगने लगता है। यह मेरा अपना निजी अनुभव है। मेरा और निहारिका का प्यार चल फिर तो रहा था, लेकिन मेरे मन की मोटरसाइकिल में स्पीड 40 पे आके फिक्स हो गई थी। मुझे ना तो तेज राइड का एडवेंचर चाहिए था और ना ही गियर बदलने की झंझट। 5 साल के संबंधों के बाद ऐसे ही एक दिन मैंने निहारिका से कहा था कि मुझे लगता है अब हमको अलग हो जाना चाहिए। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे? आना भी चाहिए।
मेरे सरकारी परिवार ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी थी और उनको लगा कि अब मैं तगड़ा आसामी हूं। मैंने भी सोचा, नहीं मत जानिए क्या सोचा, लेकिन मैं निहारिका को बिना बताए एक दिन बस पकड़ के अपने गांव चला गया। उसके बाद से मैं अब तक ट्रेन की टिकटें निकालता हूं और बस में चलता हूं। मेरी एक पत्नी है। हम दोनों को नहीं पता है कि हम दोनों क्यों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, क्यों एक दूसरे के साथ खुश हैं, क्यों वो मेरे लिए खाना बनाती है और क्यों मैं खा खा के मोटा हुआ जा रहा हूं। लेकिन मेरा यकीन करो निहारिका, 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 अरे ये क्या हुआ, ये तो कोई फाइल देखने लगी है। मैंने अपने मन से कहा, यार तुम दिल से बात नहीं कर रहे हो। दिल ने कहा, यार तुम ना ये मन से नहीं कह रहे हो। दिल और मन लड़ने लगे। मैं निहारिका को देखने लगा और सोचने लगा कि काश निहारिका मेरी पत्नी होती। दरअसल मैं सोच ये रहा था कि निहारिका मेरी पत्नी नहीं बल्कि आईएएस निहारिका सिंह पटेल मेरी पत्नी होती तो कैसा होता। मुझे हल्की सी झेप हुई और एहसास बोध भी, लेकिन कैसे मियां? जिस संबंध को तुमको सींचना था, पनपने देना था और प्यार से देखना था, उसको डंठल से उखाड़ने के बाद ये सब सोचना एक हिमाकत है। इतने में निहारिका ने कहा, समोसे और लोगे? मैंने कहा, हाँ एकदम अच्छे हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक अपने कॉलेज के दिनों की प्रेमिका निहारिका से मिलने आया है, जो अब उसी के जिले की जिलाधिकारी बन गई है। वो निहारिका से बात करते करते एकदम खो गया था। उसको लग रहा था कि काश आज भी निहारिका उसके साथ होती, उसकी पत्नी होती। लेकिन अब निहारिका से इस बारे में बात करना भी बेकार है। अगर वो कुछ कह दे तो क्या सोचेगी निहारिका। अब आगे। जानते हो तुम्हें यहां क्यों बुलाया? निहारिका अपनी कुर्सी से हटते हुए बोली। मैंने उसकी तरफ उस बच्चे की तरह देखा जिसको उम्मीद हो कि कुछ उसके मन का होने वाला है। कितनी तनख्वाह मिलती तुमको रेलवे के दफ्तर में? मेरा पुरुष अहम थोड़ा कम हुआ। अक्सर हम लोगों का खामखा कम हो जाता है। मैंने कहा 30,000 के आसपास। और टेबल के नीचे? निहारिका से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी मुझको। मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं, मतलब था तो क्या हुआ? मैंने कुल जोड़ जाड़ के बताया, 5-10 हजार और टिकट निकाल के इधर उधर से। 35,000। निहारिका बोली। घर चल जाता है? निहारिका ने फिर मेरे अहम पे कुल्हाड़ी मारी। मैं धंसे सोफे पर से पहली बार निकला। रोमांस वातावरण से गायब हो रहा था। मैं एयर फ्रेशनर की जरूरत महसूस कर रहा था। मैंने निहारिका से कहा, हाँ मतलब हम दो लोग ही तो हैं, इतने में चल जाता है। मतलब तुम्हारी बीवी डिमांडिंग नहीं है? निहारिका ने फिर से शब्द भेदी बाण चलाया जो मेरे दिल को चीर के उस पार चला गया। मुझे लगा कि खून निकला है, लेकिन सब सही साठ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि निहारिका ऐसा क्यों कह रही है, इतनी पहेलियां क्यों बुझा रही है। वो तो हमेशा सीधी और सटीक बात कहती थी। मैं पहले वाला तुम होता तो कह देता कि यार खुल के बताओ निहारिका, जो कुछ भी कहना है। तुम्हारी इस तरह की बातों से मुझको कोफ्त होती है। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह पोजीशन हमारे जीवन में प्यार को प्रभावित करती है। मैंने अपनी एड़ी का जोर चोटी तक लगाया और पूछा कि तुम कहना क्या चाह रही हो? नथिंग। निहारिका ने पहली बार मुझको देखा और अंग्रेजी में कोई शब्द कहा था। मुझे लगा मेरा नाम बुला रही है, या अब मेरी अहमियत उसके लिए बस इतने से शब्द की है। मुझे अपनी बीवी निक्की की याद आ रही थी। मुझे लगा कि अगर निक्की होती तो निहारिका को मुंह तोड़ जवाब देती। मैं ऐसी हर परिस्थिति में अपनी पत्नी को क्यों याद करता हूं? क्या आपको जीवन के सबसे कमजोर कर देने वाले लम्हों में अपनी सबसे करीबी महिला की याद आती है? मुझे तो बेतरह याद आ रही और लग रहा है कि अब निहारिका को निहार लिया जितना निहारना था, अब बस निकलना चाहिए। इससे पहले आईएएस निहारिका सिंह पटेल कुछ और पूछें और मेरी बेइज्जती करें, मैं बस में अपना चेहरा खिड़की से टिकाए पुरानी और असली जिंदगी में लौट जाऊं। निहारिका ने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से सोफे से उठा और पूछा कि तो मैं चलूं? निहारिका ने कहा, ओ यस प्लीज, तुमको दफ्तर भी जाना होगा।
वैसे तो मैंने दिन भर का समय इस अनजान महिला के साथ बिताने के लिए छुट्टी ले ली थी, लेकिन अब कहना कुछ और भी था। मैंने कहा, हाँ, थोड़ा देर से जाऊंगा। मैं धीरे से निहारिका के कमरे से बाहर निकला। अर्दली मुझको घूर के देख रहा था, मानो कह रहा, वापस मत आना। मैंने कहा, हाँ ठीक कह रहे हो भाई। आगे मेन गेट पे पहुंचा तो सुरक्षा गार्ड खड़ा हो गया और मुझको लगा कि ढकेल के बाहर निकालना चाह रहा है। मैं तेजी से गेट के बाहर निकल गया। अपनी खत्म हो रही दुखी सांसों को बटोर के पैदल बस स्टैंड की ओर भागा। बस आई, मैं बैठ लिया। मुझे लग रहा था कि बस में हर कोई मुझको देख रहा है। मैंने अखबार ले लिया और मुंह छुपा लिया। मैंने अखबार के अंदर आंख खोली तो पूरे पन्ने पे विज्ञापन था, नवनियुक्त जिलाधिकारी की तरफ से जनपद वासियों को हार्दिक बधाई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सेनोरिटा पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी के नायक की कॉलेज के दिनों की प्रेमिका निहारिका अब उसी के जिले की जिलाधिकारी बन गई है। निहारिका ने उसके अरमानों पे पानी फेरते हुए उसकी तनख्वाह पूछी और बेइज्जत किया। उसके अहम को चोट लगी और वो तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि निहारिका ने ऐसा क्यों किया। अब आगे मैं घर पहुंचा। निक्की ने चाय बनाई, मैंने पी और सब्जी वाला झोला उठा के निकल गया। जो सब्जी जितने की मिली मैंने ले ली, किसी से बहस नहीं की। भिंडी पुरानी थी, कोई बात नहीं। बैगन में निशान था, आन दो। लौकी मोटी थी, क्या हो गया। करेला कड़ा था, चलेगा भाई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी महात्मा जैसा हो गया था, वो जिसके लिए सारी परिस्थितियां सर्वमान्य थीं। घर आया, सब्जी रखी और चटाई लेके छत पे जाके लेट गया। निक्की ने अंदर छौंका मारा और टीवी पे आ रही सास ने बहू से कहा कि तड़का मार मार के एक दिन ये मुझे भी मार देगी। ननद ने कहा, जी मम्मी जी। दीवार ने कहा, जी मम्मी जी। और कैमरे ने कहा, जी मम्मी जी। निहारिका, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे बीते वक्त ने मुझसे कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारा दर्द दर्द, दूसरे का सर दर्द। तुमने क्या अच्छा किया था उसके साथ, है? पूरी दुनिया को जीने के सपने दिखा के बरसाती बादल बन के उड़ लिए थे तुम। अरे मुझे ये सब कहां सुनना था। मैं दुखी था और अपने दुख से उबरने का तरीका मुझको नहीं सूझ रहा था। निक्की ने आवाज लगाई और मैंने कहा, खाना रख देना। मैंने ये भी नहीं पूछा कि खाने के लिए बुला रही या फिर किसी और बात के लिए। मैं चांद को ताकता रहा, लेकिन उसने मुंह फेर रखा था। मैंने पलट के तारों को देखा तो आवाज आई, धोखेबाज। मैंने बादलों को देखा तो लगा कि बरस पड़ेंगे। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। निक्की को बताऊं तो कहीं मायके न चली जाए। अरेंज मैरिज में स्थितियां अभी बहुत नहीं बदली हैं। बीवी के मायके चले जाने के चांस हैं अभी भी। मैं सो गया। नींद मेरी अपनी थी, सो आ गई। मुझे लगा कि जब आदमी किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे तो उसको सो जाना चाहिए। मैं सो गया और धूप अंततः मेरे चेहरे पे आ गई। सुबह मेरे मुंह पे पानी के छींटे पड़े तो देखा बीवी टुल्लू के पानी से छत धो रही थी। उसने मेरे चटाई के एरिया को छोड़ के पूरी छत धो दी थी। अब इससे क्या कहता कि जगह तो देती। आदमी अपनी पत्नी से कहना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बीच में आ जाता है। मैं उठा और नीचे जाने लगा। उसने कहा क्या चिल्लाई, चटाई कौन ले जाएगा? मैंने सोचा बात तो सही है, चटाई कौन ले जाएगा। मैं नीचे गया तो तख्ते पे पेपर के साथ एक लिफाफा रखा था। अर्जेंट कोरियर था। मेरे क्लाइंट की डिटेल्स अक्सर कोरियर से आती रहती थी। मैंने गर्म पानी पिया और ब्रश किया, टीवी चलाई, योग किया। मुझे लगा कि मन कुछ शांत और हल्का हुआ है। मैंने अखबार पढ़ा और निहारिका की एक प्रेस वार्ता की खबर पढ़ी जिसमें उसने लिखा था कि आने वाले वैलेंटाइन डे पे शहर की सुरक्षा चाक चौबंद होगी। अराजक तत्वों को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। मुझे निहारिका पे गर्व हुआ। प्रेम दिल से थोड़े ना, दिमाग से चला आता है। मैंने अब खुशी की इसी ट्रिप में लिफाफे को खोल दिया। मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। एक बार, दो बार और तीन बार पढ़ने के बाद मुझको यकीन हुआ। ये मेरा नियुक्ति पत्र है, अपॉइंटमेंट लेटर। मुझको बतौर पेशकार डीएम दफ्तर से अटैच करने का आदेश है। साथ ही निहारिका का पत्र जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि रेलवे की गति तुम्हारी गति के अनुरूप नहीं है,
इस्तीफा दे दो। मेरी हालत बताने की जरूरत है कि आपको? मेरे पास कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं कूदने लगा कि नीचे वाले फ्लोर से आवाज आई, क्या गिरा भाई साहब? मैंने कहा, मैं खुद इतना गिरा आदमी हूं, और क्या गिरेगा। निक्की आ गई। मैंने कहा, तुमको कुछ बताना है? उसने कहा, बहुत काम है। मैंने कहा, काम के बारे में ही है? उसने कहा, अभी टाइम नहीं है। मैं कूदे जा रहा था। मैं निक्की को गले लगाऊं या निहारिका को, समझ नहीं आ रहा था। हूं ना मैं एक नकली प्रेमी जो एक नौकरी पे इतना खुश हो रहा हूं। अब आप ही फैसला कीजिए, क्योंकि मैं आप ही के जैसा हूं, आप ही के बीच का हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।